जी गर्ल्स, हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड लिक्विड और गैस के कंपैरिजन को। अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स डिस्कस करना है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेसिकली ये गैसेस के लिए, गैसेस के चैप्टर में पढ़ाई जाएगी आपको। इसी तरीके से बेसिकली ये ना पूरा एक गैसेस का बिहेवियर स्टडी किया था साइंटिस्ट ने डिफरेंट, और उन्होंने अपनी थ्योरी एक पेश की थी। उसी की तरह की एक लिक्विड्स के लिए भी है, उसी तरह के लिए सॉलिड्स के लिए भी इन्होंने उसी थ्योरी के ऊपर बेस करके ना इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर देखेंगे कि लिक्विड्स का बिहेवियर कैसा है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स का। सबसे पहले ये कि लिक्विड जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच टच वन अनदर, यानी आपको मैंने बताया था कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग तो है, लेकिन दे कैन स्लाइड पास ओवर वन अनदर, दे कैन इवन कोलाइड विद वन अनदर। यानी ऐसा नहीं है गैसेस की तरह कि उनकी बहुत ही रैंडम मोशन है और इस तरह से, यानी ये एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं, एक दूसरे के साथ टच कर रहे होते हैं इनकी मोशन। मैं आपको एक एनिमेशन भी बच्चों सेंड करूँगी जिसके अंदर वो आपको लिक्विड्स की और गैसेस के और सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है उनको कंपेयर किया गया होगा। अब इसके अंदर जो मोशन है बेसिकली वो रैंडम तो है बट रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, यानी ये इतनी ज़्यादा फ्रीली आगे पीछे मूव नहीं कर सकते, और उसकी रीज़न यही है कि इनके दरमियान की जो मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग है दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इसके बाद ये कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर हम इसमें देखें या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि गैसेस के कंपैरिजन में इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्गर हैं। इसी वजह से इनके दरमियान की जो स्पेसिंग है वो कम है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मैं आपको ये बताऊं कि मॉलिक्यूल्स मोशन में तो हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो हर मॉलिक्यूल की डिफरेंट है। डेफिनेटली जैसे हर मॉलिक्यूल डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी डिफरेंट। तो हम यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज़ इम्पार्टेड ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी है उसको आप काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और हर मॉलिक्यूल की अपनी एक स्पीड है जिससे वो मूव कर रहे हैं, अपनी एक वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहे हैं, तो हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। जब हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है तो ऑन द होल वी डिस्कस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंस्टेड ऑफ सिंपल काइनेटिक एनर्जी। जो गैसेस के चैप्टर के अंदर जब हम आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसके अंदर भी एक पोस्टुलेट था जिसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी वही बात है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है दैट इज कैपिटल टी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए आप डिग्री सी के अंदर 273 जो है वो ऐड करते हैं तो आपका टेम्परेचर इन केल्विन आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज़ कर जाएगी। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, द मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग एट अ ग्रेटर पेस, द मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ ग्रेटर पेस। दैट्स वाई इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब सपोज करें कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेपर्स होते हैं, यानी उसी पर्टिकुलर लिक्विड के जो वेपर्स उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बन रहे होंगे दोनों की काइनेटिक एनर्जी इट विल बी द सेम। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को एक्सप्लेन करना है कि लिक्विड्स की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं लाइक डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो क्या होती है? डिफ्यूजन के बारे में ये है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है इसको आप डिफ्यूजन कहते हैं। लिक्विड के अंदर भी ये मूवमेंट होती है, यानी ये जहन में आपने रखना है कि मूवमेंट है ये मॉलिक्यूल्स की
from a region of higher concentration to a region of low concentration until a homogeneous mixture is formed. ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन फास्ट रेट पे होती है वो गैसेस में है, बिकॉज उनके दरमियान जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत फ्री है, इजीली वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं. और नंबर 2 पे लिक्विड्स हैं गैसेस के बाद, और इसकी वजह भी यही है कि दे कैन मूव, दे कैन स्लाइड पास वन अनदर. इसकी बेस्ट एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने की ये है कि इफ़ यू ड्रॉप ऑफ इंक इनटू द वाटर, बीकर ऑफ वाटर, ये वाटर का बीकर है और इसके अंदर आप इंक जो है वो ऐड करते हैं बाहर से, कोई ब्लू कलर की या रेड कलर की. कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो इंक का जो कलर है वो पूरे वाटर के सोल्यूशन के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा और अनटिल वो यूनिफॉर्म कलर का एक आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, इसके यानी जो डिफ्यूजन है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि मॉलिक्यूल्स कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस कैसी है, मूवमेंट के लिए स्पेस कैसी है. तो ये है सबसे ज़्यादा गैसेस में होगी डिफ्यूजन, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिक्विड्स में, और सॉलिड्स में डिफ्यूजन का रेट बहुत ही स्लो होता है, यानी आप समझने के इट्स नेग्लिजिबल. ठीक है, अब इसके अगर अंदर हम देखें कि डिफ्यूजन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत सिंपल से हैं. सबसे फर्स्ट वन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किसी भी सब्सटेंस की दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इसका मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपके पास कम होगा. आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर आपस में कंपेयर कर लें तो सॉलिड्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूँकि स्ट्रॉन्गर हैं, हाई हैं, स्ट्रॉन्गर हैं, तो दैट्स वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम होगा. सेकेंड जो मेन फैक्टर है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, that is the size of the molecule. Rate of diffusion is inversely proportional to the size of the molecule. Greater the size of the molecule, lesser will be the rate of diffusion. For example, अगर आप हनी को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजिंग या मिक्सिंग एबिलिटी है वो थोड़ी स्लो होती है. ठीक है, उसकी वजह यही है कि वो जो हनी का जो मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वो बड़ा. इसके अलावा शेप भी अफेक्ट करती है. शेप किस तरीके से अफेक्ट करेगी कि अगर आपके पास रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैं, तो फास्ट होगी डिफ्यूजन. और अगर क्या है इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स हैं तो स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन. लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है अपना रोल, दैट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन विल अल्टीमेटली इंक्रीज. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कंप्रेशन. सेकेंड मेन प्रॉपर्टी. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर को विथस्टैंड करने की एबिलिटी कितनी है. फॉर एग्जांपल अगर हम गैसेस के अंदर देखें तो आपको पता है गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. द रीज़न इज देयर ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है गैसेस का. द रीज़न इज इनके दरमियान की स्पेस है इतनी कि ये एक दूसरे के करीब आ सकते हैं. अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग एज कम्पेयर टू गैसेस थोड़ी कम है, तो इनके अंदर कंप्रेशन की एबिलिटी होती है लेकिन बहुत कम, यानी निग्लेजिबल आप कह सकते हैं.
और सॉलिड्स के अंदर चूँकि बहुत ही कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बहुत निग्लेजिबल डिस्टेंस होता है उनके दरमियान, बल्कि डिस्टेंस नहीं होता, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी है या वाटर है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी बुक में एग्जांपल कोट की हुई है, फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 2 एटमॉस्फेयर अगर आप वाटर के ऊपर अपना प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो 0.0045% तक डिक्रीज़ होता है, जो कि आप समझ लें कि ना होने के बराबर है। जबकि इतना ही अगर प्रेशर का इफेक्ट आप उसमें गैसेस के ऊपर करें कि 1 से 2 एटमॉस्फेयर आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उधर वॉल्यूम 50% तक डिक्रीज़ हो जाता है। यानी जो कंप्रेशन है वो बेसिकली ये है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज़ इन प्रेशर दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज़ इन वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम मीन्स एक्सपेंशन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी लिक्विड्स के अंदर बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती कि नोटिसेबल हो। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप वाटर घर में बॉईल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। होता होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर सकें। लेकिन ऑफ कोर्स टेम्परेचर हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग। और उसकी रीज़न क्या होती है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो उनके दरमियान कम हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से, और दैट्स वाई वो थोड़ा सा उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ पर जो मेन एग्जांपल आपकी बुक में कोट की हुई है दैट इज़ अबाउट द मर्करी थर्मामीटर्स। मर्करी थर्मामीटर्स के अंदर आपने देखा है कि वो बल्ब के अंदर मर्करी होती है थर्मामीटर्स के अंदर, और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ या फीवर वगैरह चेक करते हैं तो वो जो लॉन्ग सी थिन सी कैपिलरी ट्यूब है उसमें वो मर्करी का लेवल राइज करता है। और चूंकि बल्ब का वॉल्यूम ज़्यादा है और मर्करी का जो बीच में कैपिलरी ट्यूब है वो बहुत थिन सी होती है, बहुत कम डायमीटर होता है उसका, उसमें थोड़ा सा भी मर्करी एक्सपैंड करे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब मूवमेंट उसमें मर्करी के थ्रेड में नज़र आती है। तो दिस इज़ बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट टेम्परेचर हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग but with less speed as compared to gases. The reason is the large forces of attraction between them, और kinetic energy increase करती है with the increasing temperature। ये मैं already आपको kinetic molecular theory के points में पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद next है spaces। spaces भी आपको पता है कि इनके दरमियान की जो molecules की spaces हैं they are less, और as a result the number of collisions भी कम होंगी as compared to गैसेज, और इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो भी मॉडरेट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जितनी भी किसी लिक्विड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें फिजिकल स्टेट्स को आपने कन्वर्ट करना है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जितनी भी, वो तमाम की तमाम स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो लिक्विड्स हैं और उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन जब हम कल इंशाल्लाह ताला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टॉपिक पे आएंगे। और ये आपकी मैंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स आज कवर की हैं। थैंक यू।